हिंद दोस्तों। आइए म्यूजिक के क्लास 11th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें देखा जाए कि संगीत रत्नाकर में कौन कौन से अध्याय हैं। इसे सप्ताध्यायी कहा गया है। तो इस 7 अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो संगीत रत्नाकर के पहले अध्याय को पढ़ते हैं। पहले अध्याय का नाम है स्वरगत्ता अध्याय। प्रथम अध्याय के द्वितीय व तृतीय प्रकरणों में नाद, श्रुति, स्वर, स्वरों के देवता व रस, ग्राम, वर्ण, अलंकार, जाति, सप्तक आदि सांगीतिक संज्ञाओं का वर्णन किया गया है। इनके उचित प्रयोगों से असंख्य गीत रचनाएं, धुनें, विधाएं व सांगीतिक क्रियाएं अपना विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करती हैं। इसी अध्याय के चौथे व पांचवें प्रकरण में ग्राम, मूर्छना, तान आदि का वर्णन करते हुए षड्ज ग्राम व मध्यम ग्राम पर विशेष बल दिया है और उनसे उत्पन्न होने वाली मूर्छना तानों का विवेचना भी किया है। 7वें व 8वें प्रकरण में वर्ण, अलंकार, जाति व गीति आदि की चर्चा की गई है। राग विवेका अध्याय। इस अध्याय में राग की परिभाषा, उद्देश्य व महत्व का संकेत देने के साथ साथ रागों को मार्ग व देसी रागों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मार्ग रागों को 6 तथा देसी रागों को 4 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण को ही दशविध राग वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 264 रागों के वर्णन तथा उनकी उद्ग्राहक तानों का संकेत भी किया गया है। गीतियों में शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम रागों का निर्देशन भी दिया गया है। प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में अलाप्ति के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें राग अलाप्ति, रूपक अलाप्ति आदि की चर्चा समाविष्ट है। इसमें कलाकार को नियमों का पालन करने के साथ साथ अपनी कलात्मक प्रतिभा के संगीत को विस्तार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। कुशल संगीतकार होने के साथ श्रेष्ठ रचनाकार भी हो, ऐसे व्यक्ति को वाग्यकार की संज्ञा देकर उसके लक्षणों का वर्णन करने के साथ साथ गायकों के गुण दोष को भी चिन्हित किया गया है। इस अध्याय में कंठ ध्वनि के उचित प्रयोगों से संबंधित तकनीक के रूपों में काकू तथा उसके 6 प्रकारों का वर्णन भी किया गया है। प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में गान को 2 भागों, निबद्ध और अनिबद्ध के रूप में विभाजित किया गया है। अनिबद्ध गान वह है जो धातु व अंगों से आबद्ध नहीं है और अलाप व अलाप्ति के रूप में राग के स्वरूप व उसके विस्तार से संबंधित है, जबकि निबद्ध गान अपनी कुछ आंशिक भिन्नताओं के कारण प्रबंध, वस्तु व रूपक नामों से नामांकित किया जाता है। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ बंधा हुआ या सुव्यवस्थित है, अतः इसी अर्थ को सम्मुख रखते हुए प्रबंध को 4 धातुओं व 6 अंगों तथा जातियों से संबंधित नियमों से व्यवस्थित करते हुए उसके अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है। तालाध्याय। इस अध्याय में राग अध्याय में वर्णित मार्ग व देसी रागों की भांति ही तालों को भी मार्ग व देसी तालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल की परिभाषा व उसका संगीत में महत्व दर्शाने के साथ साथ प्रमुख रूप से 5 मार्ग तालों व 20 देसी तालों को निर्धारित किया गया है। ताल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दृष्टि से 10 प्राणों अर्थात प्रक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसे ताल 10 प्राण की संज्ञा दी गई है। वादाध्याय। इस अध्याय में ग्रंथकार ने भारत के प्राचीन व अधुना अर्थात 13वीं शताब्दी तक प्रचलित संगीत वाद्यों का वर्णन करते हुए उन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। उनके पूर्वजों ने भी इसी चतुर्विध वर्गीकरण को वाद्यों के वर्गीकरण का आधार बनाया था। आज भी वैज्ञानिक यंत्रों को छोड़कर अन्य वाद्यों को वर्गीकृत करते हुए इसी वर्गीकरण को अपनाया जा रहा है। यह वर्ग 4 हैं: तत् या तंत्री वाद, सुशिर या फूंक से बजाए जाने वाले वाद, अवनद या चर्म मढ़े हुए वाद, घन या धातु के उपधातु से बनने वाले वाद्य। ग्रंथ में वाद्यों की बनावट, उनके आकार, प्रकार तथा वादन तकनीकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नर्तनाध्याय। इस अध्याय में 13वीं शताब्दी तक लगभग भारत में प्रचलित नृत्य विधाओं, नृत्य शैलियों, नृत्य के अंग भंगिमाओं, आंगिक भाव प्रदर्शन, रस सिद्धांत आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न नृत्य मुद्राओं
एवं हस्त मुद्राओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार संगीत रत्नाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से पूर्व काल का अंतिम ग्रंथ है। इसमें वर्णित सामग्री उत्तर व दक्षिण भारतीय दोनों संगीत पद्धतियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि दोनों भिन्न पद्धतियों के अस्तित्व में आने से पूर्व सामवेद चली आ रही एक संगीत पद्धति, जिसे भारतीय संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता था, संपूर्ण भारत में संगीत विदों द्वारा अपनाई जाती थी। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन काल में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के कारण आए परिवर्तन के फलस्वरूप 13वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली व अन्य प्रदेशों के संगीत में कुछ अंतर परिलक्षित होने लगे। इससे पहले कि यह अंतर दक्षिण भारत के संगीत को प्रभाव करते मुस्लिम शासन भारत में समाप्ति पर आ गया। धीरे धीरे यह परिवर्तन या अंतर दो पद्धतियों के स्वरूप में चिन्हित किए जाने लगे, परंतु फिर भी संगीत के परंपरागत सिद्धांत, तकनीकी प्रयोग तथा आकार प्रकार में संबंधित शास्त्रों में वर्णित सामग्री न केवल भारतीय संगीत की दृढ़ आधारशिला बना कर सामवेद में चली आ रही संगीत सरिता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसके साथ ही समय समय पर होने वाले नवीन परिवर्तनों का मर्यादाबद्ध रूप में समन्वित करने का निर्देश देते हुए संगीत के विकास मार्ग को प्रशस्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। संगीत रत्नाकर से जुड़े ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और सारांश को देख लिया जाता है कि सारांश में क्या है। संगीत में प्राचीन ग्रंथों को ही आधार माना गया है। वैदिक काल से मध्य काल तक संगीत के शास्त्र पक्ष में अनेक शोध, वैचित्र्य एवं विकास देखा गया है। आज के युग जैसे रिकॉर्डिंग की अवधारणा उस समय सोच भी नहीं गई थी। इसी ग्रंथ में संकलित संगीत के विभिन्न तत्व ही हमारे लिए विचारणीय एवं ज्ञान के स्रोत हैं। प्रस्तुत अध्याय में सामवेद, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र, विदेशी एवं संगीत रत्नाकर की विशेष बातों की चर्चा की गई है। नाद, श्रुति, स्वर, ताल, लय, वाद्यंत्र इत्यादि सभी सांगीतिक परिदृश्य को समझाने एवं महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। इस अभ्यास में इन्हीं सभी बातों की चर्चा हुई है। ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना सकते हैं और आगे की जर्नी हम लोग तय करेंगे कल। जय हिंद।